हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,85,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार पहुंच चुके हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 3,845 नए मरीज सामने आए, वहीं कोरोना से 16 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कोरोना से 3,298 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 24,207 एक्टिव मरीज हैं, वहीं अब तक 3,24,544 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 91.53% हुआ। इसी के साथ गुरुग्राम में 998, फरीदाबाद में 417 नए केस सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के 324 और पंचकुला में 278 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत में 246, पानीपत में 227 नए केस सामने आए। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 130वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अम्बेडकर जयंती पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर झुकाकर नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संघर्ष से समाज के हाशिए पर पहुंच चुके वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जो हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। देश में कोरोना महामारी से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सभी राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपराज्यपालों संग बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और इसके खिलाफ कारगर उपायों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिका पर बात कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री संग बैठक कर इस बात पर जोर दिया था कि राज्यों में कोरोना महामारी के खिलाफ उपायों और इसके प्रबंधन में राज्यपालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर इस समय बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसे में इस लड़ाई में राज्यपालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित बैसाखी उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष विक्रम संवत की शुभकामनाएं दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, जितना बचा जा सकता है बचाव जरूरी है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान आफ्ताब अहमद ने रमजान महीने के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील देने और समय में बदलाव की मांग की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद लगाए नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात प्रदेश के कई शहरों में सन्नाटा दिखाई दिया। फरीदाबाद में पहली रात के मुकाबले कर्फ्यू की दूसरी रात सड़कों पर कम ही लोग नजर आए।
नाइट कर्फ्यू और कोरोना संक्रमण को लेकर फरीदाबाद में लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू के लिए लोग पुलिस का भी सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू को लेकर काफी गंभीर दिखाई दिया। रात 10 बजे से पहले ही सड़कों पर पुलिस के जवान और आला अधिकारी नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू के आदेश को लेकर लोग जागरूक हैं। जिनको कर्फ्यू की जानकारी नहीं है, उन्हें पुलिसकर्मी समझा बुझाकर बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने परेशानियों की भी बात कही। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसी डर के चलते प्रवासी मजदूर साइबर सिटी से पलायन करने शुरू हो गए हैं। बस पकड़ने के लिए बस अड्डे पहुंचे प्रवासियों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के बाद अगर लॉकडाउन लग गया तो वे क्या करेंगे। मजदूरों के पलायन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं, राज्य में सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। इसी के साथ विज ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने रात्रि को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आमजनों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि विभाग की तरफ से 4 दिवसीय टीका उत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है। जाखल में एक शख्स कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जाखल बैंक अधिकारी द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बैंक के 3 अन्य स्टाफ कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिरोजपुर झिरका की नगर पालिका में लगने वाली पशु पैठ में इस साल कोरोना के चलते बोली दाताओं ने बोली नहीं लगाई। हर साल नगर पालिका परिसर में पशु पैठ की बोली लगती है। पिछले साल ये बोली 2.5 करोड़ रुपए की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना का असर पशु पैठ पर भी दिख रहा है। पानीपत में निजी बस संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। बस संचालक बसों में ठूस कर सवारियां बैठा रहे हैं। जब हरियाणा न्यूज की टीम ने बसों का जायजा लिया तो कंडक्टर ने हरियाणा न्यूज से बदसलूकी की। हरियाणा सरकार के स्कूलों को बंद करने का फैसले पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि छात्रों के अभिभावक छात्रों को स्कूल भेजने के लिए सहमत हैं। सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने की तैयारी की गई, लेकिन प्रशासन के इस फैसले का अभिभावकों ने विरोध किया। अभिभावकों ने ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। फतेहाबाद के पपिया पार्क पर लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस के सहयोग से लगाया गया है। फतेहाबाद में लगाया गया ये प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 140वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर ही धरने पर किसानों ने बैसाखी दिवस मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया और किसानों की खुशहाली, सेहत और भले के लिए अरदास की। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए बैसाखी मेला लगाया गया है। टीकरी बॉर्डर पर दलाल खाप 84 के भंडारा स्थल के साथ शुरू खेल प्रतियोगिता शुरू की गई है। मेले में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित किए गए। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जारी आंदोलन में शामिल निहंग ने कुंडली गांव के एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। युवक के हाथ पर तलवार से गहरा घाव बन गया, वहीं कंधे और पीठ पर भी चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है।
कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। बता दें कि कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लोगों की निहंग सिखों से कई बार झड़प हो चुकी है। इंद्री अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर आड़ती और किसानों ने अनाज मंडी के बाहर करनाल यमुनानगर सड़क को जाम कर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अधिकारियों को बंधक बनाएंगे। सिरसा अनाज मंडी में फसल की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वो चिंतित हैं। झज्जर की अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए। फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया बड़ी धीमी रही और अभी तक पैसे भी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। रतिया में हैफेड विभाग की ओर से राशन डिपो होल्डर्स को वितरित किए गए जाने वाले गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में भारी रोष है। इस समस्या को लेकर डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी को मामले की शिकायत की। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें डिपो पर देने के लिए जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं उसका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में ये 50 किलो के होते हैं। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष बराला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में न्यू ज्वाइनिंग आईएएस अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस परीक्षा को जीवन का लक्ष्य न मानकर मात्र पड़ाव समझें और जनता की सेवा के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को साल 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक करनाल गंगाराम पुनिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का काम कर रही थी। इस दौरान कैंटर चालक ने पुलिस की जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिससे 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। महम में फिर से आग लगने की घटना के चलते एक किसान की 1 एकड़ गेहूं की खेती जलकर राख हो गई। हवा के चलते आग और तेजी से भड़क उठी, जिसे काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गौरतलब है कि गुरुग्राम में बीते 15 दिन में ये तीसरी आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग किन कारणों से लगी इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। गोहाना के कोहला गांव में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने पति की मारपीट से तंग आकर खुदकुशी कर ली। महिला ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वो डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर रही है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक सिगरेट एजेंसी के कर्मचारी पर हमला बोलते हुए 7 लाख कैश से भरा थैला छीना और मौके से फरार हो गए। इस दौरान कर्मचारी ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहा।
वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सीआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। रतिया के बुडलाडा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराने की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने लुटेरों का विरोध करते और शोर मचा दिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी भी दे रहे थे। कैथल अंबाला रोड स्थित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा और मौके से 4 लड़कियों, 6 लड़कों और स्पा मालिक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पलवल में ड्राइवर और कंडक्टर को बंधक बनाकर माल से भरे ट्रक को लूटकर ले जाने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 3 से 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। महेंद्रगढ़ के गांव बवाना के खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने महेंद्रगढ़ पहुंचे उपायुक्त अजय कुमार के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। खिलाड़ी और ग्रामीण इस बात से नाराज थे कि 7 साल बाद भी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। टीबी से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। साल 2020 में सोनीपत टीबी के मामले में जहां 20वें नंबर पर था, वहीं अब पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में टीबी के एक क्वार्टर में करीब 700 मरीज आते हैं और यह आंकड़ा साल में करीबन 3500 के आसपास रहता है। विभाग के पास कंपोजिट स्कोर होता है, जिसमें इलाज शुरू करने वाले से लेकर ठीक होने वाले बिगड़ी टीबी वाले मरीज, स्क्रीन किए गए पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि टीबी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न करना उनके सामने चुनौती रहेगी। आपको बता दें कि सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। निवाड़ी में एक पत्नी ने अपने नेवी जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में रंगदारी का मामला सामने आया, जिसमें एक कैफे संचालक से फोन पर और फिर प्रतिष्ठान पर पहुंचकर धमकी देते हुए 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। पीड़िता ने बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसमें 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर नर्सिंग होम से अवैध दवाइयां, ऑपरेशन करने वाले औजार समेत लिंग जांच कराने के पेपर जब्त किए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में घर के अंदर चलाए जा रहे नर्सिंग होम में लिंग जांच और भ्रूण हत्या जैसे काम किए जाते हैं। इसी के आधार पर पलवल और फरीदाबाद की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए चावला कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में छापेमारी की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से डॉक्टर दंपति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने देश और प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। करनाल के बड़ा गांव के खेत में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल और पुलिस विभाग को दी गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी भयंकर थी कि जब तक इस पर काबू पाया गया तब तक 16 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना से किसानों के चेहरों पर मायूसी है। बताया जा रहा है कि खेत में तैयार गेहूं की फसल की कटाई 1-2 दिन में होनी थी। बड़ा गांव में लगी आग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच अधिकारी का कहना है कि आग से हुए नुकसान का जायजा ले लिया गया है और जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई समुदाय के लोगों को बैसाखी से शुरू होने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। जो बाइडेन ने कहा कि मेरी पत्नी जिल और मैं दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई समुदायों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है, जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी है। पेरू में हुए एक बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। बस ड्राइवर जब पारोबंबा जिले पहुंचा तो अपनी बस का संतुलन खो बैठा, जिससे बस पलट गई। बैसाखी पर शुभकामना संदेश जारी करते हुए ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने कहा कि सिख समुदाय भटके हुए सिखों से दूर रहें, उनसे किनारा करें। एसोसिएशन अध्यक्ष लॉर्ड रमी रेंजर ने कहा कि कुछ सिख कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जरीफ ने चेताया है कि उनके परमाणु संवर्धन केंद्र नतांज को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला हुआ है। परमाणु समझौते पर जारी बातचीत पर बुरा असर डल सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि नतांज मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 15वें दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.56 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर है। देश में 1 जून के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण या कलाकृतियां नहीं बेच सकेंगे। सरकार ने मंगलवार को कहा कि तय अवधि में हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस कदम से मिलावटी आभूषणों की बिक्री पर लगाम कसी जा सकेगी। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से नीचे आई अर्थव्यवस्था अब उबर रही है। ऐसे में एक सर्वे में कहा गया है कि इस साल भारत में 59% कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की तैयारी कर रही हैं। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद शेयर बाजार में बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 661 अंक की तेजी के साथ 48,544 अंक पर बंद हुआ। आयकर विभाग ने रिटर्न को आसान बनाने के लिए पिछले महीने प्री फील्ड आईटीआर फॉर्म जारी करने का ऐलान किया। विभाग इसके लिए जरूरी जानकारियां जुटा रहा है, जो हर आकलन में वर्ष 31 मई तक देना होगा। इनमें 10 लाख से ज्यादा लेन देन समेत विशेष वित्तीय लेन देन शामिल है। राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही बड़ा झटका लगा। टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स चोटिल होकर आईपीएल 2021 के पूरे सीजन से बाहर हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर बुधवार को आईपीएल 2021 का अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेंगी। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक में खेले गए मुकाबले में रोहित और उनकी टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत अपने नाम की। कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में मुंबई की टीम ने गेंदबाजों के दम पर एक शानदार जीत हासिल की। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को मंगलवार को देश के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों से सभी प्रारूपों में अच्छे प्रदर्शन के लिए 6 साल में चौथी बार प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक के लिए चुना गया और साथ ही वे साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने हैं। ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मॉरिन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी केंतो मोमोता 11 से 16 मई तक होने वाले इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जो कोरोना महामारी के कारण दर्शकों के बिना खेला जाएगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई सितारे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब अभिनेता आशुतोष राणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बारे में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फैंस का सालों से मनोरंजन करता आ रहा है। वहीं शो का पसंदीदा किरदार दिशा वकानी की वापसी को लेकर पिछले कुछ वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने इस पर चुप्पी तोड़ दी और दिशा के वापस लौटने की बात कही है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म कोर्ट से चर्चा में आए अभिनेता वीरा साथीदार का कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका इलाज नागपुर के एक अस्पताल में चल रहा था। देश में कोरोना की लहर एक बार फिर चरम पर उठती दिख रही है और कुछ राज्य इससे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में 15 दिनों के लिए सिर्फ जरूरी सेवाओं को जारी रखने का ही ऐलान किया। साथ ही फिल्मों और टीवी की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। बॉलीवुड रैपर और सिंगर बाबा सहगल के ऊपर कोविड जैसी महामारी के समय में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बाबा सहगल के पिता का निधन हो गया। बाबा ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को दी। इसी के साथ ही सुपरफास्ट 100 में इतना ही।